Welcome to Civil Service IAS, your go-to YouTube channel for all things related to the Indian Administrative Service. दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि भारत एक युवा राष्ट्र है जिसकी ज्यादातर पॉपुलेशन अभी यंग ब्रैकेट में है। और ऐसा हो भी क्यों ना। आफ्टर ऑल, अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के लेटेस्ट अवेलेबल डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन की उम्र 30 साल से भी कम है। इसी डेटा के बेसिस पर ये बात भी साफ है कि अपनी इस यूथफुल पॉपुलेशन के बलबूते भारत आने वाले समय में डेवलपमेंट के कई नए माइलस्टोन्स को टच करेगा। आंकड़े बताते हैं कि 2030 तक भारत की पॉपुलेशन में उसके वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी 15 से 64 इयर्स के बीच की पॉपुलेशन दुनिया की बाकी सभी लार्ज इकोनॉमीज में हाईएस्ट होगी। जबकि इसके उलट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड माने जाने वाले चाइना की पॉपुलेशन में उसकी वर्किंग एज पॉपुलेशन का प्रपोर्शन लगभग 1 दशक पहले ही गिरना शुरू हो जाएगा, जो आने वाले दशकों में और भी कम होगा। UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के इस डेमोग्राफिक डिविडेंड से क्रिएट होने वाली अपॉर्चुनिटीज का रिलेवेंस और इम्पैक्ट लगभग 5 दशकों तक देखने को मिलेगा। यानी भारत के लिए जिस एडवांटेजियस डेमोग्राफिक डिविडेंड की शुरुआत 2005 से 6 में हुई थी, वो 2055 से 56 तक ऐसे ही बना रहेगा। अब इन आंकड़ों को देखकर इस उम्मीद को और भी ज्यादा बूस्ट मिलता है कि 2047 तक शायद भारत एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि ये केवल एक आधा सच है और भारत के पास इकोनॉमिकली ग्रो करने के लिए आने वाले 3 से 4 दशक का समय ही नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया में खुद को आगे रखने के लिए जो करना है वो लगभग अगले 1 दशक यानी 10 साल में ही करना होगा, वरना वो हमेशा के लिए इसी लो इनकम ग्रुप के ट्रैप में फंस कर रह जाएगा। जी हाँ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड यूथफुल वर्कफोर्स और डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे कॉन्सेप्ट्स के बीच जो एक बात कोई नहीं कर रहा वो है मीडियन एज पॉपुलेशन की, जो भारत और उसके ग्रोइंग पोटेंशियल के बीच किसी अलार्म क्लॉक की तरह खड़ी है, जिसके चलते भारत का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद वक्त से है, जो उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। तो क्या है ये मीडियन एज का कॉन्सेप्ट और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यदि भारत ने इसे इग्नोर किया तो शायद वो कभी भी डेवलपिंग नेशन के टैग से आगे नहीं बढ़ पाएगा। आइए आज हम अपने वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, मीडियन एज के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम मैथ्स के 2 कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, जिनमें पहला है मीन या एवरेज और दूसरा है मीडियन। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए अमित नाम के एक लड़के की जॉइंट फैमिली में टोटल 7 लोग हैं। 75 इयर्स के दादाजी, 71 इयर्स की दादी जी, 50 इयर्स के पापा, 48 इयर्स की मम्मी, 25 इयर्स का अमित का बड़ा भाई, 21 इयर्स का खुद अमित और 19 इयर्स की अमित की छोटी बहन। यदि हम आपसे अमित की फैमिली की एवरेज एज पूछे तो आप इस परिवार के इन सभी 7 मेंबर्स की टोटल एज को फैमिली के टोटल मेंबर से डिवाइड करके एवरेज एज निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर लगभग 44 इयर्स होती है। लेकिन अगर हम इसके उलट अमित के परिवार की मीडियन एज की बात करें तो वो यहाँ 48 इयर्स होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ अमित के परिवार में अमित की मम्मी, जो कि यहाँ मीडियन पोजीशन पे हैं, उनसे बड़े टोटल 3 मेंबर्स हैं और इसी तरह उनसे छोटे भी 3 ही मेंबर्स हैं। ऐसे में अमित के परिवार की मीडियन एज अमित की मम्मी की एज के बराबर हो जाती है, यानी 48। तो अगर इसे हम कंक्लूड करें तो मीडियन एज पॉपुलेशन का एक मिड पॉइंट होता है और इस मिड पॉइंट एज से 50% पॉपुलेशन की एज कम होती है और 50% की ज्यादा। इसी तरह जब हम भारत की मीडियन एज पर गौर करते हैं तो हमें चौंकने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं, जहां एक और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट के बेसिस पर यह बात कही जा रही है कि आज भारत 28.2 इयर्स की मीडियन एज के साथ दुनिया के यंगेस्ट नेशंस में से एक है। यानी भारत की आधी आबादी 28.2 इयर्स की एज से कम है। यानी आज जो हमारा भारत 28.2 की मीडियन एज के साथ अपने यूथफुल स्टेज में खड़ा है, वो 2036 तक 2036 तक 38.2 इयर्स की एक ऑब्वियसली लेस यूथफुल एज में पहुंच चुका होगा। हालांकि भारत अपने प्राइम कॉम्पिटिटर चाइना से लगभग 10 साल यंगर है। तो वहीं दूसरी ओर डेटा प्रोजेक्शन के बेसिस पर यह बात भी कही जा रही है कि 2036 तक इंडियन पॉपुलेशन भी इस यूथफुल स्टेज से आगे बढ़ चुकी होगी। बल्कि जहां 2011 में इंडियन पॉपुलेशन में 24 इयर्स या उससे कम एज का प्रोपोर्शन 50% से ज्यादा था, वहीं 2036 तक ये गिरकर 34.7% पहुंच जाएगा। यही नहीं, पॉपुलेशन में ओल्डर पर्सन का प्रोपोर्शन भी
2011 के 8.4% के लेवल से बढ़कर 2036 तक 15% हो जाएगा। यही कारण है कि अगर हम एक रिपोर्ट के प्रोजेक्शंस पर गौर करें तो हम पाएंगे कि 2035 तक इंडिया की मीडियन पॉपुलेशन 38.5 ईयर्स तक पहुंच जाएगी। यानी उस समय इंडिया की आधी पॉपुलेशन की उम्र 38.5 ईयर्स से भी ज़्यादा होगी। इसी तरह ऑफिशियल पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के अनुसार ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारत के 13 लार्ज और इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब और आंध्र प्रदेश की मीडियन एज नेशनल एवरेज से भी कहीं ज़्यादा होगी। जहां मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टेक्निकल कमेटी की पॉपुलेशन प्रोजेक्शन रिपोर्ट के डेटा से पता चलता है कि 2036 तक तमिलनाडु की मीडियन एज 40.5 ईयर्स, केरला और महाराष्ट्र की 39.6, हिमाचल प्रदेश की 39.5, पंजाब की 38.9 और वहीं वेस्ट बंगाल की 38.8 ईयर्स हो जाएगी। अब अगर इसके पीछे के कारणों की बात की जाए तो जाहिर है कि जैसे जैसे एक इकोनॉमी डेवलपमेंट की ओर बढ़ती है, साथ ही उसमें एजुकेशन, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयरनेस और विमेन के वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन का ग्राफ ऊपर जाता है। तो ऐसे में बर्थ रेट अपने आप कम होने लगता है और बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमें भारत में भी देखने को मिल रहा है। जहां अगर हम इंडिया के टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये 1970 में 5.8 था, यानी एक महिला अपने लाइफ टाइम में औसतन 5.8 बच्चों को जन्म दे रही थी। लेकिन वहीं अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की लेटेस्ट रिपोर्ट को देखें तो इंडिया में टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, जो कि अब 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से भी नीचे जा चुका है। अब शायद आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये 2.1 का रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल क्या है। दोस्तों, ये वो स्टैटिस्टिकली कैलकुलेटेड एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैं जिन्हें यदि हर विमेन अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ टाइम में बर्थ दे और इसमें माइग्रेशन से पड़ने वाले इफेक्ट को कंसीडर ना किया जाए तो पॉपुलेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच हमेशा कांस्टेंट रहेगी। हालांकि टीएफआर के स्टेट वाइज डेटा में हमें कुछ वेरिएशन जरूर देखने को मिलते हैं। जहां सिक्किम में ये सबसे कम 1.1 है तो वहीं बिहार में ये अभी भी 3 है। लेकिन फिर भी नेशनल लेवल के क्यूमुलेटिव डेटा से इससे साफ पता चलता है कि भारत में तेजी से गिरती टोटल फर्टिलिटी रेट ये शो करती है कि पॉपुलेशन बढ़ने की रफ्तार में खासी कमी आ रही है और इसी वजह से इंडिया में मीडियन एज न केवल बढ़ती जा रही है बल्कि आने वाले समय में ये और तेजी से बढ़ेगी। लेकिन अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इसमें अलार्मिंग क्या है। आखिर आने वाले 10 सालों में भारत की मीडियन एज 38.5 ईयर्स हो भी गई तो क्या बड़ी बात है। आफ्टर ऑल डेमोग्राफी और इकोनॉमिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग कॉमनली एक्सेप्टेड वर्किंग एज पॉपुलेशन तो 64 ईयर्स तक होती है ना। ऐसे में वर्किंग एज पॉपुलेशन और उसकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन का रेशियो तो आने वाले कुछ दशकों में भी भारत के फेवर में ही रहेगा। अब जैसे कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग इंडिया की करंट पॉपुलेशन में 65 प्लस ईयर्स का जो प्रोपोर्शन अभी 7% पर है, उसके 2050 तक 20% तक पहुंचने के चांसेस हैं, जबकि 2100 तक शायद वो 30% के मार्क को टच करेगा और तब तक तो इंडिया डेवलप हो ही जाएगा। तो फिर अगर इंडिया की मीडियन एज आने वाले 10 सालों में 38 के आंकड़े को पार कर भी गई तो ऐसी कौन सी बड़ी बात है। मोर ओवर हमने अभी तो कहा कि आने वाले समय में भी दुनिया की सबसे बड़ी और यूथफुल वर्कफोर्स इंडिया में ही होगी। तो फिर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। देखिए, मीडियन एज की प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको देश के हर एक व्यक्ति को एक रिसोर्स की तरह समझना होगा और ये भी समझना होगा कि वो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में देश के लिए किस तरह से काम आता है। जीवन का ग्राफ शुरू होता है आपके पैदा होने के साथ। जब आपका जन्म होता है तब आप इस देश की इकोनॉमी में एज एन इंडिविजुअल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते। 0 से 17 साल की वो उम्र होती है जहां एक आम इंसान स्कूल की एजुकेशन पूरी करता है। 17 से 22 इयर्स की एज में एक इंडिविजुअल अपने करियर को शेप देने के लिए एकेडमिक और नॉन एकेडमिक लेवल पे सिंसियर और सीरियस एफर्ट्स देने शुरू करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस प्रोफेशन को लेकर इंटरेस्टेड है। और 22 साल तक की इस एज में आप जनरली देश के रिसोर्सेज को यूज कर रहे होते हैं। 25 से 30 की वो उम्र होती है जो किसी के भी करियर के लॉन्च पैड की तरह होती है। इसमें आप अपने करियर चॉइसेस को लेकर क्लियर होने लग जाते हैं, आप अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं और देश की इकोनॉमी में आपका कंट्रीब्यूशन जनरली इसी एज से स्टार्ट होता है। 27 से 35 या कहें 30 से 35 ये जनरली वो एज होती है जब एक इंसान ग्रोथ सीख कर रहा होता है। उसने अपने करियर के बेसिक पड़ाव को पार कर लिया होता है और वो बेहतर सैलरी, इनकम स्ट्रीम और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अपने बेस्ट एफर्ट्स डाल रहा होता है। 35 से 40 की एज में एक आम इंसान अपने करियर के पीक पर होता है। उसने अपने जीवन में इनफ रिस्क लिए होते हैं और अब वो उन रिस्क को रिवॉर्ड में बदलने की तरफ अग्रसर होता है। 40 to 60
ये वो एज ब्रैकेट होता है जहां आप रिस्क थोड़े कम लेते हो, अपनी फैमिली स्टेबिलिटी और सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान लगाते हो। आपके अंदर की वो फायर अपने यूथ के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है और कई लोग अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग भी इसी एज में पूरी कर लेते हैं। पोस्ट 60, इस उम्र में एक आम इंसान अपनी लाइफ को आराम के साथ अपनी फैमिली के साथ जीना चाहेगा। कुछ पॉसिबल मेडिकल इश्यूज भी इमर्ज होने लगेंगे और एज अ रिसोर्स आपका देश की फायर पावर में कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा। अब इस पूरे ग्राफ में कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन जीवन का सत्य यही है कि उम्र के एक पड़ाव में आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, शारीरिक ताकत और फायर पावर ज्यादा होती है। और भारत को भी अपनी मेजर पॉपुलेशन के उम्र के इस पड़ाव को यूज करना है, जहां उसे अपने ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए अपने यूथ को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट करना है, जहां उसकी करंट यूथफुल जनरेशन को ही उसकी ग्रोथ के लिए ट्रेंड सेट करना है। और ऐसा करने के लिए उसके पास लगभग एक डिकेड का ही समय बचा हुआ है, क्योंकि एक बार उसकी मीडियन एज या मोस्ट पॉपुलेशन मिड 30s को क्रॉस कर गई तो फिर भारत की ट्रेन छूट जाएगी। इसे समझने के लिए हम एक बार फिर अमित की फैमिली की ओर चलते हैं। सोच कर देखिए, यदि अगले 10 सालों में अमित की फैमिली की मीडियन एज के नीचे के तीनों यंग मेंबर यानी 25 साल के अमित के बड़े भाई, 21 साल का अमित और 19 साल की अमित की छोटी बहन को यदि अच्छी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या अपना बिजनेस सेटअप करने का राइट एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो इस पूरी 7 मेंबर्स की फैमिली का फ्यूचर एक गहरे अंधेरे में हो सकता है। ऐसे में आने वाले 10 साल इस फैमिली के लिए बेहद क्रूशियल होंगे। तो सेंटर की नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 के अकॉर्डिंग 15 से 29 साल के बीच की पॉपुलेशन को ही यूथ कंसीडर किया जाता है। और अगर हम सोच कर देखें तो यूं तो सीखने और कुछ नया करने की कोई उम्र नहीं है, लेकिन 15 से 29 ईयर्स का यही वो यूथ है जो कि इकोनॉमी को इफेक्टिवली फ्यूल कर सकता है और देश की दिशा और दशा निर्धारित कर सकता है, क्योंकि इसी एज में मैक्सिमम स्किल्स और एजुकेशन अटेन करने के साथ साथ अपनी कैपेबिलिटीज और मार्केट डायनेमिक्स को देखते हुए करियर चॉइसेस सिलेक्ट करते हैं। जहां इस एज ब्रैकेट में हम एनर्जी में अपने पीक और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मामले में मिनिमम लेवल पर होते हैं। यही कारण है कि देश में हो रहे किसी भी एडवांसमेंट या अपग्रेड को अडॉप्ट करने में यही जनरेशन सबसे आगे होती है, फिर वो चाहे कंटेंट क्रिएशन के नए फील्ड में एंटर होने का ट्रेंड हो या फिर एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का कल्चर। एक जमाने में इसी तरह इंडिया के यूथ ने आईटी के फील्ड में अपने पैर जमाने शुरू किए थे, जिसने आने वाले समय में फॉलोइंग जनरेशंस के लिए एग्जाम्पल सेट करके एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरियल एंडेवर की नई राह दिखाई। यही कारण है कि आज भी इंडिया में इन दोनों ही राइजिंग फील्ड्स में इंडिया का यूथ ही रूल कर रहा है। ऐसे में इसी जनरेशन का पुश ही इंडियन इकोनॉमी को वो लॉन्च देगा जो वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के दम पर शायद आने वाले 2 से 3 दशक तक सस्टेनेबल रख पाए। क्योंकि अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट यूथ इन इंडिया पर नजर डालें तो उसके अकॉर्डिंग देश में 29 ईयर्स या उससे कम उम्र के यूथ का पॉपुलेशन में प्रपोर्शन 2036 तक गिरकर 42.9% आ जाएगा। दूसरी ओर इंडिया की गिरती पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के बीच पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस का ब्रेकअप ये बात भी डिपेक्ट करता है कि 2036 तक इंडिया की पॉपुलेशन में 0 से 14 इयर्स की एज ग्रुप के किड्स और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। इसके चलते जहां 2036 में पॉपुलेशन में 15 से 29 इयर्स के बीच की यूथ का प्रोपोर्शन 22.7% और 0 से 14 इयर्स की एज के किड्स का प्रोपोर्शन महज 20% हो जाएगा। यानी आने वाले समय में इंडिया की वर्कफोर्स में यूथ का इनफ्लो डिक्रीज होते जाना है। ऐसे में भारत के लिए भी यही वो टाइम है जब हमें अपने यूथ को इफेक्टिवली इक्विप करने की जरूरत है। और अगर हमने ऐसा किया तो हम अपने टोटल वर्कफोर्स और डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि उसका यही यूथ कन्वेंशनल वर्कफोर्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 64 इयर्स की एज तक इंडियन इकोनॉमी को अपना इफेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करता रहेगा। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत जैसे ह्यूज मार्केट को यदि अपनी डिमांड ड्रिवन और कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ को सेल्फ सस्टेन करना है तो उसे आने वाले समय में अपनी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन की परचेजिंग पावर को और भी ज्यादा ग्रो करने की जरूरत है। वहीं अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो हम पाएंगे कि चाहे वो आयरलैंड में मिड 1990 से मिड 2000 तक चले सेल्टिक टाइगर ग्रोथ हो या फिर लास्ट सेंचुरी के सेकेंड हाफ में साउथ कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान के रूप में 4 एशियन टाइगर्स का राइज हो, सभी को इन कंट्रीज के डेमोग्राफिक डिविडेंड ने ही फ्यूल किया था।
इसी तरह लगभग भारत के साथ ही आजाद हुए चाइना की इकोनॉमी का भी बॉटम टू टॉप तक का सफर उसके इफेक्टिव डेमोग्राफिक मैनेजमेंट से ही पॉसिबल हो पाया है। और इसी यूथ को सही टाइम पर इक्विप करके ये इकोनॉमीज जो रिसेंट पास्ट में कहीं पिछड़ी नजर आती थी, वो आज पर कैपिटा इनकम और डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के समृद्ध देशों के साथ खड़ी हैं। अब हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर डेवलप्ड इकोनॉमीज का क्या, वहां भी तो मीडियन एज काफी ज्यादा है, जैसे कि जर्मनी की 47.8, जापान की 48.6, यूके की 40.6, फ्रांस की 41.7, कनाडा की 41.8। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन इकोनॉमीज को अपनी बढ़ती मीडियन एज का कोई खामियाजा नहीं हुआ है। अब जैसे कि आज मेजर यूरोपियन इकोनॉमीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली कंसिस्टेंटली स्ट्रगल कर रही हैं, और इसका मेजर रीजन है कि इन देशों की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अब उम्र दराज हो चुका है, और उस पॉपुलेशन के अंदर वो फायर नहीं बची जो देश में टेक, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को पुश करने के लिए चाहिए होती है। इसके अलावा इन कंट्रीज में एक सिग्निफिकेंट लैंग्वेज बैरियर भी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये गुड क्वालिटी ऑफ इमिग्रेंट्स को उस एक्सटेंट तक अट्रैक्ट नहीं कर पाए जिससे इनकी इकोनॉमी को लगातार बूस्ट मिलता रहे। इसके अलावा चाइना जैसा देश भी आज एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी की कगार पे खड़ा है, क्योंकि उसने अपने आप को रिलेटिवली एक क्लोज्ड इकोनॉमी के तौर पे डेवलप किया, जिसकी वजह से शार्पली ड्रॉपिंग पॉपुलेशन और खुद को इमिग्रेंट्स के लिए एक बेटर प्लेस ना बना पाने की वजह से चाइना की इकोनॉमी आज एक ट्रिकी मोड़ पे खड़ी है। लेकिन अब अगर बात करें यूएसए की, तो वो इन सभी इकोनॉमीज में एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि वो खुद को लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स बनाने में सफल रहा, जिसकी वजह से वो अपनी वर्किंग पॉपुलेशन को लगभग 100 साल से इफेक्टिव रख पाया है। और यही यूथफुल इमिग्रेंट्स आगे भी यूएसए जैसी इकोनॉमीज के इंजन्स को फ्यूल करेंगे। लेकिन इसके उलट इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। ऐसे में इकोनॉमिस्ट का सबसे बड़ा डर है कि इकोनॉमिक सेल्फ सस्टेनेंस और डेवलपमेंट अटेन करने से पहले कहीं इंडियन पॉपुलेशन बूढ़ी या लेस प्रोडक्टिव ना हो जाए, क्योंकि यदि इंडिया में भी वैसे ही हालात पैदा हुए जैसे भी चाइना में देखने को मिल रहे हैं, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा हो जाएंगी और भारत का डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का सपना ही रह जाएगा। क्योंकि आज की स्थिति में इंडिया कांट अफोर्ड टू गेट ओल्ड बिफोर गेटिंग रिच। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि अब अगर भारत के पास केवल 1 दशक का समय बाकी है तो उसे क्या करना चाहिए। दोस्तों आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वहीं वर्ल्ड बैंक की माने तो न केवल भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बल्कि आने वाले सालों में भी भारत तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। और इसी के दम पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। IMF का डेटा भी हमें ये बताता है कि अपनी करंट इकोनॉमिक ग्रोथ से 2027 तक इंडिया की GDP जापान और जर्मनी को पार कर देगी। लेकिन इस सब के बीच इंडिया के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को देखते हुए इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ये बात प्रमुखता से सामने रख रहे हैं कि अगला 1 डिकेड उसके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन की तरह है। मगर भारत के लिए चिंता की बात यह है कि वो GDP ग्रोथ रेट के मामले में बीते 1 डिकेड से चाइना और वियतनाम से पीछे चल रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि भारत अपने यूथ के लिए गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने यूथ को तैयार कर पाने में कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई देता है। भारत के लिए ऐसा करना इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसके सेकेंडरी सेक्टर में गेनफुल जॉब्स की कमी की वजह से ही इंडिया की 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर रुख करने के लिए मजबूर है। ऐसे में सरकार को यूथ के सेक्टर मोबिलिटी को भी इफेक्टिव मैनर में कंट्रोल करना होगा, ताकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में पड़ने के बजाय इंडिया के यूथ खुद को इंडिविजुअल लेवल पर एक ग्रोथ इंजन में कन्वर्ट कर सके। दूसरी ओर अब जब ये बात एविडेंट है कि 2031 तक भारत के 22 मेजर स्टेट्स में से 11 स्टेट्स की वास्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन का ओवरऑल साइज डिक्लाइन होने लगेगा, तो अब हमें कुछ ठोस कदम जल्दी उठाने की जरूरत है। क्योंकि इकोनॉमी में डेमोग्राफिक डिविडेंड होना और उसे इकोनॉमिक प्रोडक्शन और ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाना 2 अलग अलग बातें हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है, जहां की पॉपुलेशन में यूथ का परसेंटेज भारत से भी ज्यादा है। तभी जहां अफगानिस्तान की मीडियन एज महज 17 साल है, तो पाकिस्तान में ये 20.6 ईयर्स है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये दोनों देश एक इकोनॉमिक ग्रोथ कर्व की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी यंगर जनरेशन को वैल्यूएबल और टेक्निकली रिच स्किल्स की ओर मोड़ने की जरूरत है, जिससे हम उन्हें 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और एडवेंट ऑफ AI के बीच भी वैसे ही इक्विप कर पाए जैसे हमने उन्हें IT के एडवेंट के समय किया था। आज जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवेंट से मार्केट में जॉबलेस इकोनॉमी बिल्ड होने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में भारत जैसे पॉपुलस नेशन के लिए जरूरी है कि वो अपने यूथ को चेंजिंग टेक्नोलॉजी के बीच फ्यूचर प्रूफ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए,
जिससे न केवल भारत का यूथ इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सके, बल्कि न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस को एब्जॉर्ब करके खुद के लिए नए मौके तलाश सके। सिमिलरली गवर्नमेंट को हेल्थ, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल्स डेवलपमेंट में इफेक्टिव एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के साथ साथ सस्टेनेबल जॉब क्रिएशन के लिए एप्रोप्रिएट लैंड और लेबर पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी इंश्योर करना होगा, ताकि देश की यंगर जनरेशन कन्वेंशनल जॉब प्रोफाइल्स के साथ, इनोवेटिव अप्रोच के साथ एंटरप्रेन्योरशिप और टेक लेड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ सके। ऐसे में भारत को अनस्किल्ड या चीप लेबर की ओर फोकस करने के बजाय टेक्नोलॉजी इंटेंसिव लेड लेबर क्रिएट करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। भारत के लिए करना इसलिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि उसके पास स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की एक ह्यूज वर्कफोर्स ऑलरेडी रेडी है। साथ ही इन फील्ड्स में इंडियंस का ट्रेडिशनल इंटरेस्ट आने वाले एक दशक में भी उसे केपेबल वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकता है। बस जरूरत है तो अपने इस पोटेंशियल को इफेक्टिवली रीप करने की, क्योंकि नास्कॉम की लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल टैलेंट के फील्ड में भारत में एक सप्लाई डिमांड गैप आज भी मौजूद है, जिसके 2026 तक 3.5 टाइम्स बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में बदलते मार्केट ट्रेंड्स और एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज के बीच भारत को अपनी वर्कफोर्स को तैयार रखने की जरूरत है। मगर भारत के लिए काफी लंबे समय से सबसे बड़ा मुद्दा उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में हर साल 13 मिलियन लोग वर्कफोर्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन इनमें केवल 4 में से 1 मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, 5 में से 1 इंजीनियर्स और 10 में से 1 ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल हैं। यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद यदि आपके देश का युवा बेरोजगार है, इसका मतलब आपके एजुकेशन सिस्टम में कोई कमी है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि इंडिया इसी तरह की इनकेपेबल वर्कफोर्स क्रिएट करता रहा तो उसका ये डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक नाइटमेयर बन जाएगा। ऐसे में इंडिया को तेजी से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और हर सेक्टर में इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। साथ ही भारत को अपनी लेबर फोर्स में विमेन के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने की जरूरत है, जो बीते कुछ समय में तेजी से कम हो रहा है। यही कारण है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिसेंट डेटा ये बताता है कि जहां भारत में 70.1% मेन लेबर फोर्स में शामिल हैं, वहीं विमेन का प्रोपोर्शन केवल 19.2% है। ऐसे में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में 50% का ये जेंडर गैप इंडिया के लिए डिट्रीमेंटल साबित हो सकता है। और जब वो इस गैप को कम कर पाएगा तभी भारत अपने माइग्रेशन ट्रेंड भी बदलने में कामयाब हो पाएगा। क्योंकि अगर हम प्यू रिसर्च के इस ग्राफ को देखें तो हम पाएंगे कि इंडिया से लगातार कंसिडरेबली सरप्लस आउट माइग्रेशन हो रहा है, जिसके आने वाले दशकों में भी यूं ही चलते रहने की आशंकाएं हैं। हालांकि ये बात भी सही है कि इंडियन डायस्पोरा और एनआरआईज ने इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल करने और इंडिया के पॉजिटिव फॉरेन रिलेशंस को बनाने में एक की रोल प्ले किया है। लेकिन अगर भारत को आने वाले समय में अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक्सेलरेटर दबाना है तो उसे अपने टैलेंट को इंडिया से बाहर जाने से रोकना होगा। जब क्वालिटी एजुकेशन, गेनफुल जॉब्स और एप्रोप्रिएट बिजनेस क्रिएशन इकोसिस्टम को डेवलप करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। अदरवाइज भारत का यही ब्रेन ड्रेन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ के बजाय वेस्टर्न इकोनॉमीज की ग्रोथ को फ्यूल करता रहेगा। ऐसे में यदि भारत को आने वाले 2 से 3 दशक में सस्टेनेबल हाई ग्रोथ रेट इंश्योर करना है तो उसके लिए उसे ये फाउंडेशन स्टेज जल्द से जल्द बनाना होगा, ताकि अगले 1 दशक में ही वो मैसिव ग्रोथ रजिस्टर करने का सेटअप तैयार कर सके। क्योंकि जब तक भारत की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स उसकी करंट डेमोग्राफिक शिफ्ट के साथ अलाइन नहीं होगी, तब तक उसके डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी को इफेक्टिवली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकेगा। ऐसे में आने वाले 1 डिकेड का यूथ लेड इकोनॉमिक ग्रोथ ही ये डिसाइड करेगा कि भारत का भविष्य क्या होगा। As India's clock is ticking and it is running out of time. And with this quote, my friends, that's it for the video. इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन टर्न इनटू अ डेमोग्राफिक डिजास्टर। In light of this, discuss why it is important for India to focus on demographic dividend. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। By subscribing to our channel, you'll gain access to a wealth of engaging videos that aim to educate and inspire.